इस वीडियो में हम देखेंगे कि संयुक्त स्कंद कंपनी किसे कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति के बाद यंत्रों द्वारा मांग की अपेक्षा विशाल पैमाने पर उत्पादन होने लगा। विशाल पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता के साथ जोखिमों का प्रमाण भी क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो ऐसी परिस्थिति में धंधा की व्यवस्था के स्वरूप के रूप में व्यक्तिगत मालिकी या साझेदारी पीढ़ी अनुकूल नहीं रही। यह क्या हो गई, स्वाभाविक है। व्यक्तिगत मालिकी और साझेदारी पीढ़ी की मुख्य सीमाएं असीमित दायित्व, सीमित पूंजी, अल्प आयु आदि थी। विशाल पैमाने पर धंधा की प्रवृत्तियां करने के लिए विशाल पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता के साथ साथ पूंजी की सुरक्षा, उसका दायित्व और जोखिम का विभाजन, कार्यकुशल संचालन आदि अनेक प्रश्नों के समाधान स्वरूप नवीन धंधा की व्यवस्था का उद्भव हुआ, जिसे क्या कहा जाने लगा, संयुक्त स्कंद कंपनी कहा जाने लगा, जिसको हम संक्षिप्त में कंपनी के रूप में जानेंगे। कंपनी स्वरूप के विकास से व्यापार उद्योग को तीव्र वेग प्राप्त हुआ, मतलब कि व्यापारिक जो गतिविधियां है वह तेजी से होने लगी। इसलिए कंपनी को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में जाना जाता है। भारत में कंपनी के नियमन के लिए कंपनी अधिनियम 1956 अमल में था। अब दिनांक 1 अप्रैल 2014 से कंपनी अधिनियम 2013 अमल में लाया गया है। कंपनी समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कानून द्वारा अस्तित्व प्राप्त एक कृत्रिम व्यक्ति है। कानून की दृष्टि में कंपनी कृत्रिम, अदृश्य और अमूर्त व्यक्ति है। 2013 के कंपनी अधिनियम में बताए गए अनुसार कंपनी अर्थात कानून के अंतर्गत अथवा पूर्व के किसी भी कानून के अंतर्गत स्थापित कंपनी। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि कंपनी कानून का सर्जन है। अब हम देखेंगे कि कंपनी में कौन से लक्षण होते हैं। कंपनी का अर्थ हमने जान लिया। इसका पहला लक्षण है कानूनन व्यक्तित्व। कंपनी का पंजीकरण होने से कंपनी को स्वतंत्र कानूनी अस्तित्व प्राप्त होता है। कंपनी अपने नाम से कोर्ट में दावा प्रस्तुत कर सकती है और कंपनी के सामने कानूनी कार्यवाही हो सकती है। दूसरा लक्षण है स्थायी अस्तित्व। कानून से कंपनी को अलग अस्तित्व प्राप्त होता है। कंपनी का अपने सदस्यों से अलग अस्तित्व होने के कारण सदस्यों की मृत्यु, दिवालिया जैसे कारणों से कंपनी के अस्तित्व पर कोई असर नहीं होता। ऋण, निस्तार या हिसाब किताब चुकता करने से ही कंपनी का अंत किया जा सकता है। तीसरा है पूंजी का छोटे हिस्सों में विभाजन। कंपनी की पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाता है। इससे प्रत्येक हिस्से को अंश कहा जाता है। अंश निर्गमित करके कंपनी विशाल पैमाने पर एक बड़ा पूंजीकोष एकत्र कर सकती है। अंश खरीदने वाला कंपनी का अंशधारक माना जाता है। चौथा है अंशों का सरल हस्तांतरण। कंपनी तथा कानून की व्यवस्था के अधीन रहकर अंशधारक कंपनी के अंशों का क्रय विक्रय आसानी से कर सकता है। अंश का हस्तांतरण कंपनी का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। पांचवा है सार्वमुद्रा। अनुबंध पत्रों, अंश प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों तथा दैनिक व्यवहारों में कंपनी की सहमति दर्शाने के लिए सार्वमुद्रा लगाई जाती है। नेक्स्ट है संचालन। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण कंपनी के आवेदन तथा नियमन के अधीन रहकर संचालक मंडल कंपनी का संचालन करता है। अंशधारक अपनों में से ही प्रतिनिधि को चुनते हैं, जिसे संचालक कहा जाता है। संचालकों के समूह को संचालक मंडल के रूप में जाना जाता है, जो कंपनी का संचालन करते हैं। इस तरह कंपनी में मालिकी तथा संचालन दोनों अलग होते हैं।
7वां है सदस्य का पद। कंपनी में संचालन तथा मालिकी अलग होने से कंपनी को अलग कानूनी व्यक्तित्व मिलने से कोई भी सदस्य कंपनी की तरफ से कोई अनुबंध नहीं कर सकता तथा सदस्य के किसी कृत्य मतलब किसी कार्य से कंपनी बंधनकर्ता नहीं बन सकता, परंतु सदस्य कंपनी के साथ अनुबंध कर सकता है। 8वां है सदस्य संख्या। निजी कंपनी में कम से कम 2 तथा अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या 200 होती है और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य, परंतु अधिक से अधिक सदस्य संख्या पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। नेक्स्ट है सदस्यों का दायित्व। सदस्यों का दायित्व सीमित या असीमित हो सकता है। अंश से सीमित दायित्व वाले कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके पास जितनी अंश की रकम हो उतने तक ही सीमित होता है। दरअसल असीमित दायित्व वाली कंपनी बहुत कम देखने को मिलती है। सदस्यों का दायित्व सीमित या असीमित हो है, इसके लिए कंपनी के आवेदन पत्र में बताया जाता है। नेक्स्ट है मूलभूत अधिकार। कानून से कंपनी को अलग कानूनी अस्तित्व प्राप्त है, परंतु कंपनी देश की नागरिक नहीं है, इसलिए नागरिक को प्राप्त मूलभूत अधिकार कंपनी को प्राप्त नहीं है। प्रति अंश मताधिकार। कंपनी के प्रत्येक सदस्य के पास जितनी संख्या में अंश है उतने संख्या में मत देने का उसके पास अधिकार होता है। अंशों का हस्तांतरण तथा मत देने का अधिकार कंपनी के अग्रणी लक्षण है। अभी हमने देखे लक्षण, अभी हम देखेंगे कंपनी के लाभ। विशाल पूंजी कोष। कंपनी अपनी पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों अर्थात अंशों में विभाजित कर देती है। प्रति अंश मताधिकार होने से अधिक अंश खरीदने का आकर्षण होता है। परिणाम स्वरूप कंपनी एक विशाल पूंजी कोष जमा कर लेती है। सेकंड, अंशों का सरल हस्तांतरण। मान्य अंश बाजार में अंश का क्रय विक्रय आसानी से हो सकने के कारण कंपनी के सदस्य जब चाहे अंश का विक्रय कर दे और द्रव्य प्राप्त कर सकते हैं तथा आवश्यकता अनुसार अंश का क्रय कर सकते हैं, परंतु निजी कंपनी के अंश के हस्तांतरण पर कुछ नियंत्रण होता है। तीसरा है सदस्यों का सीमित दायित्व। अंश के सीमित दायित्व वाली कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों की मूल कीमत जितना ही सीमित होता है। कंपनी का परिसमापन हो या कंपनी का विसर्जन हो, ऐसे संयोगों में उनके अंशों की मूल कीमत से अधिक भुगतान नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र व्यक्तित्व तथा दीर्घ आयु। कंपनी के द्वारा कंपनी को उसके सदस्यों से अलग व्यक्तित्व तथा अस्तित्व मिलने के कारण कंपनी की आयु दीर्घ होती है अर्थात लंबी होती है। सदस्य की मृत्यु हो, चाहे दिवालिया हो जाए, चाहे मानसिक अस्थिरता जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो, या सदस्यों के द्वारा अंशों का हस्तांतरण होने से कंपनी के अस्तित्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है विशाल आकार के लाभ। कंपनी के लिए विशाल पैमाने पर क्रय विक्रय तथा उत्पादन संभव हो जाता है। विशाल पूंजी कोष आधुनिक यंत्रों, विशेषज्ञों की सेवा, संशोधन आदि के कारण कम खर्च में विशाल पैमाने पर उत्पादन का लाभ प्राप्त किया जाता है, इसलिए कंपनी को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कार्यदक्ष संचालन। विशेषज्ञों की सेवा तथा कार्यकुशल संचालकों के कारण कंपनी का संचालन व्यवसायलक्षी तथा कार्यक्षम बनता है। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक संचालन। सदस्यों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अर्थात संचालकों के द्वारा कंपनी का संचालन प्रजातांत्रिक रूप से होता है। महत्वपूर्ण निर्णय सदस्यों की सामान्य सभा में बहुमत से लिए जाते हैं। 8वां है समाज तथा राष्ट्र को लाभ।
आम जनता अपनी बचत को कंपनी के अंश, डिबेंचर तथा सार्वजनिक जमा राशि में निवेश करती है। बचत को प्रोत्साहन मिलता है। निवेश पर जनता को लाभांश तथा ब्याज की आय प्राप्त होती है। विशाल पैमाने पर उत्पादन के लाभ समाज के लोगों को भी प्राप्त होते हैं। रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। कई कंपनियां लाभ के कुछ भाग को कला, बगीचों, स्कूल, कॉलेज, खेलकूद के मैदान आदि के लिए भी खर्च करती है तथा कर्मचारियों के लिए भी स्वेच्छा से कई सुविधाएं प्रदान करती है। कंपनियां आयकर के द्वारा सरकार को करोड़ों रुपए का भुगतान करती है। इस रकम का देश के विकास के लिए भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार कंपनी समाज और देश के कल्याण के लिए अच्छी साबित होती है। लेकिन इसके साथ साथ इसकी कुछ सीमाएं भी है जो अभी हम देखेंगे। पहला है दीर्घ तथा व्ययी स्थापना विधि। कंपनी की स्थापना करने का यदि विचार मन में आ भी जाए तो इसकी स्थापना करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस होती है। इसके लिए बहुत सारी पूंजी को इकट्ठा करना होता है। देखिए, व्यक्तिगत मालिकी तथा साझेदारी की तुलना में कंपनी की स्थापना विधि लंबी तथा कठिन और व्ययी होती है। कंपनी को उसके पंजीकरण का प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन पत्र, नियमन पत्र जैसे दस्तावेजों को तैयार करके कंपनी रजिस्ट्रार के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है, जिसके लिए उन्हें विशेषज्ञों की राय लेनी पड़ती है। विशेषज्ञों को उनकी सेवा का अधिक शुल्क के सिवाय कंपनी रजिस्ट्रार को पंजीकरण का शुल्क भी चुकाना होता है। सेकंड, कानूनी नियंत्रण। कंपनी कानून के द्वारा अस्तित्व में आती है। कंपनी को उसके जीवन के दौरान कानूनी व्यवस्थाओं का पालन करना होता है। नियमित समय पर पत्र, रिपोर्ट्स तथा हिसाब कंपनी रजिस्ट्रार को भेजने पड़ते हैं। सेबी की कई व्यवस्थाओं का पालन कंपनी को करना होता है। थर्ड है प्रबंधन खर्च में वृद्धि। विशेषज्ञों को अधिक शुल्क, विशिष्ट अधिकारियों को आकर्षण वेतन तथा संशोधनों पर होने वाले खर्च आदि से कंपनी के प्रबंधन खर्च में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है तानाशाही प्रबंधन। कानून द्वारा सदस्यों को कई अधिकार दिए जाने के कारण या कई अधिकार मिलने के बावजूद वो कंपनी में केवल नाम मात्र की सत्ता में होते हैं। प्रत्यक्ष मताधिकार होने के कारण कई व्यक्ति गुट बनाकर संचालन को अपने वश में कर लेते हैं तथा अपनी इच्छाओं का अमल होने देते हैं। कंपनी के धन, संपत्ति तथा गोपनीय जानकारी का अपने हित तथा स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है रहस्यों की गोपनीयता की समस्या। कंपनी को अपने वार्षिक हिसाब अनिवार्य रूप से ऑडिट करवाकर सदस्यों तथा कंपनी रजिस्ट्रार को भेजने पड़ते हैं। कानून के अनुसार दूसरी कई बातों जैसे कि डिबेंचर वापसी, बोनस तथा अंश से जुड़ी कई बातों को सार्वजनिक करना पड़ता है। इससे रहस्यों की गोपनीयता बनाए रखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है नीति विषयक निर्णयों में विलंब। नीति विषयक निर्णय लेने के लिए सदस्यों की सहमति लेनी पड़ती है, जिसके लिए सदस्यों की सभा बुलानी पड़ती है। सभा बुलाने से पहले सदस्यों को एक निश्चित समय से पहले सभा की नोटिस भेजनी पड़ती है। सभा में प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। इन सब में समय का व्यय होने से निर्णय लेने में विलंब होता है। सातवां है अल्प परिवर्तनशीलता। व्यक्तिगत मालिकी तथा साझेदारी की तुलना में कंपनी स्वरूप में परिवर्तनशीलता का तत्व कम है। महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। कई परिस्थिति में केंद्र सरकार तथा अदालत से अनुमति भी लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है सट्टेबाजी को प्रोत्साहन। संचालक कंपनी की आंतरिक जानकारी से परिचित होने के कारण
शेयर बाजार में कृत्रिम हस्तांतरण का सर्जन करके सट्टेबाजी को प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह अंशों में होने वाली सट्टेबाजी छोटे निवेशकों के आर्थिक हित को हानि पहुंचाती है। 9वां है समाज को हानि। कर्मचारियों की हड़ताल मालिकों द्वारा तालाबंदी का समाज भोग बनता है। मानव से अधिक पूंजी का महत्व होने से एकाधिकार का दूषण प्रवेश करता है, जिससे समाज में आय तथा संपत्ति का असमान विभाजन होता है। इस प्रकार यह कंपनी की सीमाएं समाप्त होती है।